हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे सीआईबी के बीएफएम का मॉड्यूल सी का यूनिट नंबर 19, जो कि बेस्ड है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। इसके बेसिस पे जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं, हम लोग सभी के सभी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ साथ केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस लेसन के साथ। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं अपने सीआईबी के प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ। दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। इसमें आपको एवीएम बीएफएम रिटेल तीनों इंक्लूडेड हैं, और इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, मैकुलर अनसॉल्व प्रॉब्लम मिलेंगे, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंत में जो एमसीक्यूज़ रहते हैं, एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगभग 50 से 60 एमसीक्यू पर चैप्टर पर यूनिट मिलेंगे। केस स्टडीज़ मिलेंगे उसमें एमसीक्यूज़ में इन्वॉल्व, क्विक रिवीजन हर एक मॉड्यूल का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंपाइलेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। All of these benefits you will get after opting for Plan A, which cost you rupees 499. Similarly, Plan B is for those students, for those candidates whose only one subject is left, either AVM or BFM or retail. Okay, so all of the benefits are the same, but since it is of single topic, since it is of single subject, so the cost is rupees 199. If you want to avail either of this plan, you can WhatsApp me on this number 8292857381. I will provide you the detail, I will provide you the sample PDF, and so you can avail this plan. Besides this, we are also conducting BFM mock test, whose schedule I am providing with you. ये हमारा शेड्यूल है BFM मॉक टेस्ट का, इसमें जरूर अपियर होइए। फॉर अपियरिंग इन दिस स्टेज यू नीड टू जस्ट go through my telegram channel. You have to join my telegram channel, which is CIB made simple, the description of which I am providing you in the link of which I am providing you in the description. Okay, नाउ इसके अलावा दोस्तों एवीएम का मॉक टेस्ट भी है, जिसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रेजरी रिस्क के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? बैंक मैनेजमेंट इज हाईली सेंसिटिव टू ट्रेजरी रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ हाई लिवरेज ऑन ट्रेजरी बिजनेस। द लॉसेस ऑन ट्रेजरी बिजनेस मैटेरियलाइज वेरी शॉर्ट टर्म। रिस्क ऑफ लूजिंग कैपिटल इज रिलेटिवली लेस देन एक्सपोर्ट क्रेडिट बिजनेस। ट्रांजेक्शन डन इन ट्रेजरी ऑपरेशन आर लार्ज इन द सोल डिस्कशन ऑफ ट्रेजरी। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, ट्रांजेक्शन लार्ज होता है। लॉसेज ऑन ट्रेजरी बिग्स, ये भी सही है। बैंक मैनेजमेंट इज हाईली सेंसिटिव टू ट्रेजरी रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ हाई लेवरेज, ये भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। रिस्क ऑफ लूजिंग कैपिटल इज लार्ज, नॉट लेस, इट्स लार्ज। रिस्क ऑफ लूजिंग कैपिटल इज लार्ज देन एक्सपोर्ट क्रेडिट बिजनेस। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे क्वेश्चन है, ट्रेजरी एक्टिविटीज आर मैटर ऑफ कंसर्न टू द बैंक बिकॉज ऑफ। ट्रेजरी एक्टिविटी क्यों कंसर्न है बैंकों के लिए? पहला ऑप्शन दे रहा है हाई लिवरेज ट्रांजेक्शन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है लार्ज ट्रांजेक्शन साइज, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मार्केट वोलेटिलिटी, चौथा ऑप्शन दे रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ट्रेजरी एक्टिविटी कंसर्न होने के पीछे यही कारण है कि मार्केट हमारा वोलेटाइल है, ठीक है, और ट्रांजेक्शन साइज भी ज़्यादा होता है और लिवरेज ट्रांजेक्शन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस आर द बेसिक रीजन बिहाइंड कंसर्न फॉर ट्रेजरी एक्टिविटी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। एक्सचेंज रेट का जो वोलेटिलिटी होता है करेंसी का, मतलब क्या है? वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन केस ऑफ करेंसी मीन्स, पहला ऑप्शन लार्ज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, दूसरा ऑप्शन लार्ज इंक्रीज इन बाइंग प्राइस, तीसरा ऑप्शन वेरिएबिलिटी ऑफ प्राइस अपवर्ड डाउनवर्ड, चौथा ऑप्शन लार्ज वेरिएशन इन प्राइस सेलिंग एंड बाइंग। दोस्तों यदि आप हमारा करेंसी के केस में यदि एक्सचेंज रेट का वोलेटाइल है, इसका मतलब है कि प्राइस हमारा वेरी कर रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। The treasury risk are primarily managed in the nature of preventive step that include, तो प्रिवेंटिव स्टेप में क्या क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, एक्सपोजर सीलिंग, लिमिट्स ऑन ट्रेडिंग पोजीशन एंड स्टॉप लॉस लिमिट। तो देखिए ट्रेजरी रिस्क प्राइमरली मैनेज होता है और प्रिवेंटिव स्टेप में। इसके अंदर दोस्तों प्रिवेंटिव स्टेप में हमारा आता है 1 2 3, यानी ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल भी रहेगा, एक्सपोजर सीलिंग भी होगा, लिमिट्स ऑन ट्रेडिंग पोजीशन एंड स्टॉप लॉस लिमिट भी आएगा। सो ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, एक्सपोजर सीलिंग, लिमिट्स ऑन ट्रेडिंग पोजीशन एंड स्टॉप लॉस लिमिट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, द ट्रेजरी में इंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ। तो ट्रेजरी जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ इंटर करता है? इंपोर्टर हु एक्सपेक्ट टू मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्टर हु एक्सपेक्ट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, विद बैंक इन इंटरबैंक मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। ट्रेजरी जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है किसी के साथ भी, चाहे आपका इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, बैंक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंट ऑफिस का हेड कौन होता है ट्रेजरी में? तो फ्रंट ऑफिस का हेड होता है चीफ डीलर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिस्क लिमिट्स कंप्लायंस के लिए? दोस्तों फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस, बैक ऑफिस।
तो रिस्क के लिए फ्रंट और बैक, ठीक है, मिडिल ऑफिस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो बी नंबर होगा 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट द मिडिल ऑफिस कन्वेंशनली टेक्स द फॉलोइंग एक्शन: मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद रिस्क लिमिट, ensuring compliance with regulatory requirement, daily mark to market valuation of treasury position, verification of pricing of treasury product। तो ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट में मिड ऑफिस का क्या काम है? तो दोस्तों मिड ऑफिस का काम है सभी कुछ, वो कंप्लायंस मॉनिटर करेगा, कंप्लायंस को इंश्योर करेगा, डेली मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन करेगा ट्रेजरी पोजीशन का, इसके अलावा वो वेरीफाई करेगा प्राइस को ट्रेजरी प्रोडक्ट का। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मॉनिटर्स एक्सपोजर लिमिट एंड स्टॉप लॉस लिमिट ऑफ ट्रेजरी, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। तो कौन मॉनिटर करता है एक्सपोजर लिमिट को और स्टॉप लॉस लिमिट को? तो ये मॉनिटर होता है दोस्तों मिड ऑफिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक्सपोजर सीलिंग लिमिट आर इम्पोज्ड ऑन ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ऑन द ट्रेजरी टू प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम। एक्सपोजर सीलिंग लिमिट क्यों डाला जाता है? ताकि बैंक को किससे प्रोटेक्ट किया जाए? मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क, डिफॉल्ट एंड सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी एंड वॉलेटिलिटी रिस्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो याद रखिएगा, एक्सपोजर सीलिंग लिमिट डालने का मेन पर्पज़ है आप लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लिमिट्स इन ट्रेजरी आर मेंट फॉर कंट्रोलिंग मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क को यदि आप कंट्रोल करना है तो कौन सा लिमिट डालेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंट्राडे, ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट एंड स्टॉप लॉस लिमिट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिंग लिमिट इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा ट्रेडिंग लिमिट नहीं है? डील साइज, एक्सपोजर सीलिंग, स्टॉप लॉस, ओपन पोजीशन। तो फॉरेन एक्सचेंज के कंटेक्स्ट में ट्रेडिंग लिमिट की यदि हम बात करें तो वो है दोस्तों एक्सपोजर सीलिंग, नहीं है वो। बाकी डील साइज, स्टॉप लॉस, ओपन पोजीशन, ये सभी के सभी ट्रेडिंग लिमिट है, लेकिन एक्सपोजर सीलिंग इज नॉट अ ट्रेडिंग लिमिट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डील दैट डीलर कैन मेक इज कॉल्ड। तो डीलर जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डील कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? डीलर लिमिट, डील साइज लिमिट, डे लाइट लिमिट, काउंटर पार्टी लिमिट। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डील को हम लोग कहते हैं दोस्तों डीलर लिमिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू एनी एंटिटी मैच्योरिंग ऑन मैच्योरिटी ऑन अ सिंगल डे इज कॉल्ड। तो किसी कोई भी एंटिटी जो कि सिंगल डे में मैच्योर हो रही है उसको तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों डील साइज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रिस्क को स्प्लिट कर सकते हैं किस पार्ट में? डिफ़ॉल्ट रिस्क, लीगल रिस्क, सेटलमेंट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क का दो पार्ट होता है, पहला है हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क, दूसरा है हमारा सेटलमेंट रिस्क। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस बिटवीन टू करेंसी इज द डैश रिस्क। तो यदि काउंटर पार्टी फेल कर जाती है सेटलमेंट के कोर्स के दौरान क्योंकि टाइम डिफरेंस है दो करेंसी के बीच में, उस रिस्क को क्या बोलते हैं? तो काउंटर पार्टी फेलियर वाला जो रिस्क होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं सेटलमेंट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने कितना सीलिंग इम्पोज किया है टोटल बिजनेस का फॉर इंडिविजुअल ब्रोकर? तो 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट रिस्क इन ट्रेजरी ऑपरेशन इज। मार्केट रिस्क किसका कॉन्फ्रेंस होता है? लिक्विडिटी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रिस्क, इक्विटी और कमोडिटी रिस्क। तो दोस्तों मार्केट रिस्क जो होता है ट्रेजरी ऑपरेशन में वो कॉन्फ्रेंस होता है हमारा, पहला लिक्विडिटी रिस्क, दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, तीसरा है एक्सचेंज रिस्क और चौथा है इक्विटी और कमोडिटी रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिस्क इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यू टू बैंकरप्सी, क्लोजर और एनी अदर रीजन बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्री सेटलमेंट, सेटलमेंट, काउंटर पार्टी रिस्क। तो काउंटर पार्टी का जो रिस्क होता है फेलियर होने का, बैंकरप्सी होने के कारण या किसी क्लोजर होने के कारण या किसी और रीजन के कारण मैच्योरिटी से पहले, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों सेटलमेंट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द ट्रेजरी कंप्लाई विद एक्सपोजर लिमिट मेटिकुलसली। तो किसकी जिम्मेवारी नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मिड और बैक ऑफिस का। ठीक है, इसमें दोस्तों गलत है, इसमें जो है फ्रंट ऑफिस होगा। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिबल करा ना, रिस्पॉन्सिबल तो मिड और बैक ऑफिस आता है, यहाँ पे गलत आंसर है इसका आंसर होगा फ्रंट ऑफिस। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, वेरिफिकेशन और सेटलमेंट जब डील कौन करता है? तो वेरिफिकेशन और सेटलमेंट करता है दोस्तों हमारा ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखिएगा, फ्रंट ऑफिस को हम लोग डीलिंग रूम कहते हैं, बैक ऑफिस को ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और मिड ऑफिस को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ये तीन नाम याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग पोजीशन लिमिट फॉर ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट? पहला ऑप्शन है पोजीशन लिमिट और फिक्स्ड करेंसी वाइज एग्रीगेट पोजीशन इन एक्सप्रेस इन रुपीज़। दूसरा ऑप्शन है फॉर एग्रीगेशन पर्पज द करेंसी वाइड नेट पोजीशन इज फर्स्ट कैलकुलेटेड इन डॉलर एंड देन कन्वर्टेड इनटू रुपीज़। ये भी सही है। द ओवरनाइट लिमिट आर टू बी प्री अप्रूव्ड बाय आरबीआई हु वेर ऑल्सो प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ अराइविंग एट द एग्रीगेशन पोजीशन। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। 23 नंबर है, इनमें से कौन सा लिमिट है जिसको कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए जो कि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करती है?
पहला गैप लिमिट, दूसरा पोजीशन लिमिट, तीसरा कैरी लिमिट, चौथा स्टॉप लॉस लिमिट। दोस्तों याद रखिएगा गैप और पोजीशन को कैपिटल रिक्वायरमेंट की लिमिट्स चाहिए जो कि आरबीआई प्रिस्क्राइब करती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव का यूज किया जाता है ट्रेजरी ट्रांजेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे? एक्सचेंज रेट रिस्क से, बैलेंस शीट रिस्क से, मार्केट रिस्क से, या इन सभी से? तो याद रखिएगा डेरिवेटिव को हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इन सभी रिस्क से, चाहे एक्सचेंज रेट रिस्क को, बैलेंस शीट रिस्क को, या मार्केट रिस्क को। ड्यूरेशन को किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? शॉर्टर विल बी द प्राइस सेंसिटिविटी। देखिए ड्यूरेशन यदि ज़्यादा होगा ना उतना ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा तो यील्ड चेंज, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड होगा बॉन्ड से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपके सामने दो बॉन्ड दिया हुआ है, एक पार वैल्यू बॉन्ड है डी, इसका 2 साल टू मैच्योरिटी है और 8% कूपन रेट है, और एक जीरो कूपन बॉन्ड है ई, इसका 2 साल टू मैच्योरिटी और 8% यील्ड टू मैच्योरिटी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो कि ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी या इंटरेस्ट रेट चेंज होने से, यानी कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण किस बॉन्ड में ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी आएगा। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि बॉन्ड डी, ऑप्शन बी कर रहा है बॉन्ड डी, ऑप्शन सी कर रहा है बॉन्ड डी, ऑप्शन डी कर रहा है कि दोनों का सेम सेंसिटिविटी होगा क्योंकि दोनों का सेम यील्ड टू मैच्योरिटी है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉन्ड डी, ठीक है। क्योंकि देखिए बॉन्ड डी में क्या है कि क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा ड्यूरेशन है तो इस कारण से हायर द प्राइस सेंसिटिविटी। 20 साल का जीरो कूपन बॉन्ड है उसका ड्यूरेशन क्या होगा? तो याद रखिएगा जीरो कूपन बॉन्ड के केस में ड्यूरेशन जो होता है वो बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो इस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 20 ईयर्स है, तो वही 20 ईयर्स ही इस बॉन्ड का ड्यूरेशन भी हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन है यदि टाइम टू मैच्योरिटी आपको पता है तो किसी जीरो कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन हायर होगा जब डिस्काउंट रेट, ऑप्शन ए हायर, ऑप्शन बी लोअर, ऑप्शन सी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, ऑप्शन डी द बॉन्ड ड्यूरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्काउंट रेट, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज करेक्ट। अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी जीरो कूपन बॉन्ड का जो ड्यूरेशन होता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? वो मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। उसको कोई मतलब नहीं कि डिस्काउंट रेट क्या है और बाकी चीज़ क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 29 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है मैक्लॉड ड्यूरेशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड? तो मैक्लॉड ड्यूरेशन किसी जीरो कूपन बॉन्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला है इट इज़ इक्वल टू बॉन्ड मैच्योरिटी इन ईयर, दूसरा है इट इज़ इक्वल टू 1/2 द बॉन्ड मैच्योरिटी इन ईयर, तीसरा है इट इज़ इक्वल टू बॉन्ड मैच्योरिटी इन ईयर डिवाइडेड बाय यील्ड मैच्योरिटी, चौथा है इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। दोस्तों आपको मैंने यही बताया कि किसी भी जीरो कूपन बॉन्ड का जो आपका मैक्लॉड ड्यूरेशन होता है वो उसके मैच्योरिटी के बराबर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? होल्डिंग अदर थिंग कांस्टेंट द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेज विद टाइम टू मैच्योरिटी, यानी ड्यूरेशन और टाइम टू मैच्योरिटी में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। गिवन टाइम टू मैच्योरिटी द ड्यूरेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इंक्रीजेज विद यील्ड टू मैच्योरिटी, गिवन टाइम टू मैच्योरिटी एंड यील्ड टू मैच्योरिटी द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज हायर व्हेन द कूपन रेट इज लोअर। तो कंसेप्ट क्या है कि जीरो कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन जो होता है टाइम टू मैच्योरिटी का होता है और इंडिपेंडेंट होता है यील्ड टू मैच्योरिटी का, ठीक है। तो आप जरा ऑप्शन नंबर ई को देखिए, तो ये तो मैंने बताया ना आपको कि कूपन रेट और ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड में इन्वर्स का रिलेशनशिप है, और जहाँ तक बात है जीरो कूपन बॉन्ड का तो उसका ड्यूरेशन जो है केवल और केवल टाइम टू मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जीरो कूपन बॉन्ड विद मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर हैज़ एन एनुअल इफेक्टिव यील्ड ऑफ 10%। आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताना है। तो दोस्तों मैक्लॉड ड्यूरेशन जो पहले देखिए मैक्लॉड ड्यूरेशन जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी के बराबर होता है। तो जीरो कूपन बॉन्ड का यहाँ पे मैच्योरिटी कितना है? 10 साल है, और 1 + i यानी 1.10 यानी इसे सॉल्व कीजिएगा तो 9.09 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को यदि देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है क्योंकि फॉर्मूला करेक्ट यूज़ किया गया है। दूसरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ये गलत है क्योंकि फॉर्मूले को यूज़ करेक्ट नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं बॉन्ड विद रिमेनिंग मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर इज प्रेजेंटली यील्डिंग 6%, इट्स मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 5 ईयर, व्हाट इज मैक्लॉड ड्यूरेशन? तो आपको एक बॉन्ड है जिसका रिमेनिंग मैच्योरिटी 5 साल का दिया हुआ है और 6% यील्डिंग है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन दे रखा है 5 ईयर्स का, तो मैक्लॉड ड्यूरेशन कितना होगा? तो मैक्लॉड ड्यूरेशन का मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैक्लॉड ड्यूरेशन टाइम डिवाइडेड बाय 1 + r। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको 5 दिया हुआ है, मैक्लॉड ड्यूरेशन आपको निकालना है, 1 + r यूज़ कर लीजिए 6%, तो आपको मिल जाएगा 5.30। द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड नॉर्मली इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग। बताइए किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन जो है बढ़ता है किसके बढ़ने से? टाइम टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, कूपन रेट, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट। तो बताइए दोस्तों किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन बढ़ता है क्या बढ़ने से?
तो करेक्ट आंसर है इसका ड्यूरेशन और टर्म टू मैच्योरिटी डायरेक्ट वन रिलेशनशिप है। देखिए ड्यूरेशन और टर्म टू मैच्योरिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ड्यूरेशन और कूपन के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, यील्ड टू मैच्योरिटी का। तो ए नंबर करेक्ट होगा। अब देखिए ये तो मैंने ये बताया आपको, इसका करेक्ट आंसर है, इसको दोबारा हम नहीं देखेंगे। अब बॉन्ड हैविंग ड्यूरेशन 8 ईयर इज यील्डिंग 10% एट प्रेजेंट, इफ द यील्ड इंक्रीज बाय 0.60% तो बॉन्ड के प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है वो मैक्लॉड ड्यूरेशन डिस्काउंटेड बाय वन पीरियड यील्ड टू मैच्योरिटी। तो यहाँ पे मैक्लॉड ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है 8 साल, ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लीजिए तो 7.2727 मिलेगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि मैक्लॉड ड्यूरेशन जो है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है, वो दो चीज़ को लिंक करता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और यील्ड चेंज को। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें निकालना है। आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन 7.2727 पता है और यील्ड चेंज कितना है जरा देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है यील्ड चेंज है 0.60%, है ना। तो यील्ड चेंज आप लिखेंगे 0.60%, 7.2727 का 0.60% आप निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 4.3636। और यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों में इन्वर्स का रिलेशनशिप है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा -4.36। इसका मतलब हुआ कि प्राइस आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आंसर हो जाएगा 4.36% डिक्रीज इन प्राइस। जैसे ही यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस तो घटेगा ही घटेगा। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर वाई ने दिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आप लोग ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, किसी भी कैश फ्लो का कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने ड्यूरेशन निकालना सीखा था जब मॉडिफाइड दिया, ये मैक्लॉ दिया था, मॉडिफाइड निकालना था। अब किसी कैश फ्लो कैसे निकालना है। उसने 8% पे 3 साल के लिए बॉन्ड खरीदा 10 लाख का, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट फेस वैल्यू ये पे, YTM को 6% लेना है, ड्यूरेशन में मॉडिफाइड बताना है। तो इसके लिए टेबल बनाइए, टेबल आपके सामने है दोस्तों। देखिए सबसे पहले कूपन का वैल्यू लिखिए, 8 लाख का है, 10% पे है तो 80,000 हो जाएगा, है ना। सॉरी 10 लाख का है 8% पे तो 80,000, 80,000 80,000 और लास्ट में आपको 10,80,000 मिलेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालिए 1/1+R, ठीक है। R कितना लेना है, कूपन रेट लेना है, कूपन YTM लेना है, YTM कितना है 6%। तो 1/1 देखिए आप क्या कीजिए यहाँ पे, देखिए आपको कूपन रेट डिस्काउंटिंग फैक्टर पता है ना, 1/1+R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1+0 कितना है 6% है ना, 0.06, ठीक है, क्योंकि 6% है 0.06। इसको ले लीजिए 1/1.06, इसको सिम्प्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 0.9434, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब कूपन वैल्यू को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा PV, प्रेजेंट वैल्यू, यही होता है ना। PV कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कूपन वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है, क्योंकि फिजिया फ्यूचर वैल्यू अपन आर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप PV निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे आप कि इसका समेशन लेंगे, ठीक है, PV इंटू एन का, PV इंटू ईयर, है ना। तो पहला ईयर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 साल का, इसको 2 साल निकालने के लिए 1+R का स्क्वायर कर लीजिए, ये मिल जाएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थर्ड वाले में देखेंगे, तो थर्ड वाले में इसको क्या करेंगे, 10,08,000 है, ठीक है। तो 10,08,000 इसको 1/1+R का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको फर्दर इंटू 3 करेंगे। तो ये आपको PV ऑफ ईयर मिल जाएगा, सबको सम कर लीजिए, ये मिल जाएगा समेशन ऑफ PV इंटू T, ये मिल जाएगा समेशन ऑफ PV। और ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ PV इंटू T अपॉन समेशन ऑफ PV, यानी इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए, 2.789 मिल जाएगा। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये तो आपको मिला मैक्लॉड ड्यूरेशन, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन के लिए ड्यूरेशन अपॉन 1+R करना है तो 2.63 मिलेगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, इस पर क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। देखिए करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है इतना, ड्यूरेशन दिया हुआ है इतना, यील्ड जो है यहाँ से आना होगा तो आपका प्राइस बताना है। तो देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स परसेंटेज। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको 2.7513 दिया हुआ है और उसका प्राइस में एब्सोल्यूट चेंज निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद ओवरनाइट भी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिए। किसी 2 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड है ओवरनाइट भी 0.25% विद करंट यील्ड ऑफ 8%। अब प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ द सिक्योरिटी में एक्सपेक्ट द यील्ड टू बी डैश ऑन द नेक्स्ट डे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होता है कि यहाँ प्रोस्पेक्टिव बायर है ना, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव बायर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि यील्ड घटेगा, ठीक है ना, वो एक्सपेक्ट करता है कि यील्ड घटेगा। तो क्योंकि देखिए बायर है वो खरीदेगा। वर्स्ट, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं वर्स्ट के सिनेरियो में। बायर के लिए क्या चाहिए, बायर को क्या चाहिए दोस्तों, बायर को ये चाहिए कि उसको कम सस्ते में मिल जाए शेयर, है ना। लेकिन वर्स्ट केस में क्या होगा, उसे महंगा मिलेगा, और महंगा मिलेगा तो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ये कब बढ़ेगा, जब यील्ड आपका घटेगा। समझ में आया आपको,
ठीक है, तो यील्ड घटेगा। अब देखिए यहाँ पे करंट यील्ड कितना है 8% और ओवरनाइट वीआर कितना है 0.25%, तो घट कर कितना आ सकता है 8 माइनस 0.25। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 0.25 कीजिए, यहाँ पे देखिए 8 में से 0.25 घटा दीजिए, यही होगा ना, मिनिमम कितना आ सकता है 7.75%, तो वही हमारा आंसर है 7.75%, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक ओवरनाइट वीआर दिया हुआ है किसका 1 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 0.20%, करंट यील्ड दिया हुआ है 7.50। अब देखिए प्रोस्पेक्टिव सेलर है, सेलर क्या चाहेगा कि उसका सामान जो है ज़्यादा प्राइस में बिके, तो वो प्राइस बढ़ाना चाहता है। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो की हम बात करें, जब वीआर आ गया ना, तो वीआर मतलब होता है वैल्यू एट रिस्क, और वैल्यू एट रिस्क में हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को ही लेते हैं। तो सेलर के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि प्राइस घटे। अब प्राइस घटेगा तो यील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो यील्ड बढ़ेगा, अभी करंट यील्ड कितना है 7.50% है, और मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, ओवरनाइट वीआर कितना है 0.20, तो बढ़ के उसका कितना हो सकता है 7.70, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग लॉजिक लगाइए और आंसर सॉल्व कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। किसी एक साल का 1 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसका ओवरनाइट वीआर दिया हुआ है 0.20%। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपना। करंट यील्ड दिया हुआ है, अब देखिए 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या पॉसिबिलिटी है लॉस बीइंग हायर देन वीआर। चलिए, तो आपको 99% कॉन्फिडेंस लेवल बताना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग हायर देन वीआर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1%। ठीक है, तो 1% चांस होगा, ठीक है, क्योंकि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 1% ऐसा होगा जिसमें लॉस जो है वो वीआर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। फॉर लॉन्गर पीरियड वीआर कैन बी कैलकुलेटेड एज डैश वेयर एन इज द पीरियड फॉर विच वीआर इज रिक्वायर्ड। तो उसका फॉर्मूला क्या है लॉन्गर पीरियड का, याद रखिएगा ओवरनाइट वीआर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्गर पीरियड के लिए यदि वीआर निकालना है तो आपको ओवरनाइट वीआर पता है, तो मान लीजिए कि ओवरनाइट वीआर आपको मिला है मान लीजिए कि 100 मिला है, और एन है 4 साल, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो ये 200 जो होगा आपका वीआर होगा। ओवरनाइट वीआर कितना था 100 रुपीज़ था। चलिए आगे देखते हैं। वीआर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर डैश रिस्क ओवर लॉन्ग पीरियड। अभी मैंने बताया ना, वीआर को हम लोग शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करता है स्पेसिफिक एसेट के लिए, उस हेज को हम लोग मैक्रो हेज कहते हैं, माइक्रो हेज। ठीक है, स्पेसिफिक एसेट है तो माइक्रो हेज। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको कर सेलेक्ट करना है। द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज नोन एज YTM। ड्यूरेशन इज द वेटेड मेजर ऑफ एवरेज ऑफ लाइफ ऑफ बॉन्ड। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंडिकेट्स प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड पर यूनिट चेंज इन द यील्ड लेवल। डिफरेंस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी इज एक्सप्रेस द ड्यूरेशन गैप एंड इट इज यूजफुल फॉर मैक्रो हेजिंग ऑफ बैलेंस शीट। करेक्ट, इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्या कर रहे हैं, ड्यूरेशन इज द वेटेड एवरेज ऑफ मेजर ऑफ लाइफ ऑफ बॉन्ड विद द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ द कैश फ्लो इज वेटेड बाय मेजर ऑफ वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू से होता है, नॉट फ्यूचर वैल्यू, है ना। टाइम ऑफ रिसीट ऑफ द कैश फ्लो जो होता है उसका वेट किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू से, नॉट फ्यूचर वैल्यू। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो नंबर 3 इनकरेक्ट है। चलिए ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा, हर एक क्वेश्चन को आपने करेक्टली सॉल्व किया होगा। तो यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, ये नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।